हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट्स इसमें कवर कर रखे हैं एंड ये 4th पार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस समझने वाले हैं, जैसे कि डिस्क्राइब द कॉज ऑफ लो productivity in Indian agriculture, explain the importance of agriculture in economic development in India, explain the reason for industrial backwardness in India. So हम इन 3 क्वेश्चंस को समझने वाले हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं एंड मैंने ऑलरेडी दूसरे भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर भी आप वो चेक कर सकते हैं। डिस्क्राइब द कॉजेज़ ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। सो बेसिकली हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी है, जो क्वांटिटी है गुड्स की, एग्रीकल्चरल गुड्स की, जो फूड प्रोडक्ट्स है वो उतनी अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव वे में प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, उनकी लो प्रोडक्टिविटी है। उसके कुछ रीजंस है, कॉजेज़ है। सो यहाँ पर दिया गया है प्रोडक्टिविटी मीन्स एवरेज प्रोडक्शन पर हेक्टार, यानी कि जो एरिया ऑफ लैंड है पर हेक्टार उसके अंदर एवरेज प्रोडक्शन कितना होना चाहिए उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है। इसके कुछ रीजंस है, जो है जनरल कॉजेस, जो है सोशल एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, लैंड डिग्रेडेशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इन्वायरमेंट, सो जो इंडियन फार्मर्स है वो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स इलिटरेट है, सुपरस्टिशियस है, कंजर्वेटिव है एंड नॉन रिस्पॉन्सिव है टू न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। और इन चीज़ों की वजह से वहाँ का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो एक ऑब्स्टैकल है टू न्यू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स, यानी कि वहाँ के लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं है फार्मर्स के पास, जिसकी वजह से वो लोग डेवलपमेंट नहीं कर सक रहे हैं एग्रीकल्चर में। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, जैसे कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर लैंड पे बहुत बड़ी रीज़न है और रेस्पॉन्सिबल है सब डिवीज़न के लिए। जो है हमारे इंडिया में लैंड्स जो है वो डिवाइड होते जा रहे हैं, उसके स्मॉल स्मॉल सब डिविजन्स होते जा रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे लोग छोटी छोटी लैंड खरीदी जा रही हैं एंड उसके अंदर जो स्मॉल एरिया होता है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी अनइकोनॉमिक हो जाती है, बिकॉज एक छोटी पीस ऑफ लैंड में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड वहाँ पर उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। लैंड डिग्रेडेशन, सो जब हमारी अर्थ जो है उसका सॉइल बहुत अच्छा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, तब हम वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा इंडिया का सॉइल है उसके अंदर सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, इसकी वजह से लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हो रही है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे कंट्री में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, जैसे कि रोड्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, पावर, ड्रेनेज लीड्स टू लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। सो इन सभी फीचर्स का होना ज़रूरी होता है, तभी एक फार्मर अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है एंड मार्केट में पहुंचा सकता है कंज्यूमर तक। लेकिन हमारे इंडिया में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंस्टीट्यूशनल कॉजेस, लैंड टेन्योर सिस्टम, साइज ऑफ होल्डिंग्स, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डेफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इंस्टीट्यूशनल कॉजेस भी कुछ इंडिया में है, जैसे कि हमारे इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था, लैंड टेन्योर सिस्टम हुआ करता था, जिसके अंदर जो फार्मर्स होते हैं उनके राइट्स बहुत कम थे और जो लैंड होल्डर्स थे उनको बहुत ज़्यादा राइट्स थे, वो लोग इनसे टैक्स कलेक्ट करते थे एंड इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे एग्रीकल्चर में। सो यहाँ पर जो हाईली एक्सप्लॉयटिव ज़मींदारी सिस्टम था उसकी वजह से जो कैपेसिटी, विलिंगनेस एंड एंथुजियाज़म है इंडियन फार्मर्स की वो ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज अब उनसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे और उनको राइट्स बिल्कुल भी नहीं दिए जाते थे। और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर का उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है एंड उसके अंदर लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हो गई है। साइज़ ऑफ होल्डिंग्स, सो बेसिकली हर एग्रीकल्चर में जो लैंड की साइज़ होती है वो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे इंडिया जैसी कंट्री में बहुत सारे लोग जो है वो ख़रीद रहे हैं लैंड एरियाज़ को एंड हमारे इंडिया में एवरेज साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो है वो बहुत लो है, जिसकी वजह से कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल हो गया है इन जगहों पर, इन एरिया पर। एंड यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, बिकॉज वो छोटी ज़मीन होती है तो वहाँ पर सिर्फ लेबर्स को लगाकर वहाँ पर काम किया जाता है, जिसकी वजह से लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आती है। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि लैक ऑफ बिजनेस। सो एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल भी अच्छे से नहीं है, वहाँ पर कंपटीशन भी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस है उसके अंदर सही फंक्शन नहीं हो रहे हैं एंड ये सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। डेफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो हमारी इंडिया जैसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लैक है, और इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है।
टेक्निकल कॉजेस, सो पुअर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, इनएडिक्वेट इरिगेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो हमारी इंडिया जैसी कंट्री में जो इंडियन फार्मर्स है वो ओल्ड एंड आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जो बहुत ज़्यादा पुराने या फिर जो ओल्ड टेक्निक्स है उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होती है। इनएडिक्वेट इरिगेशन, सो हमारी इंडिया जैसी कंट्री में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ सिटीज़ एंड स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी ड्रॉट कंडीशंस होती हैं और वहाँ की फर्टाइल नहीं है सॉइल एंड उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, इरिगेशन जो है वो यहाँ पर फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव मैनेजमेंट एंड इसकी वजह से भी लैक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि जो सीवियर सॉइल इरोजन होता है, जहाँ पर सॉइल जो मिट्टी है वो ख़राब होती जा रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, झाड़ कट रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, रेकलेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड जो फर्टिलाइजर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं एंड पोल्यूशन जो हो रहा है सॉइल, वाटर, एयर में, इसकी वजह से भी लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हो रही है। सो इन सभी चीज़ों की वजह से जो एग्रीकल्चर में जितना प्रोड्यूस होना चाहिए, जितना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए, वो उतना नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एग्रीकल्चर रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री की। सो एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की बैकबोन है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इकोनॉमी के जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड है, यानी कि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग का काम ही एग्रीकल्चर में काम करना है। सो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में यहाँ पर दिया गया है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़ टू इंडियाज GDP इज डिक्रीज फ्रॉम 56% in 1950-51 to 13% in 2012-13 due to industrialization and economic growth. In spite of the decline, the contribution of agriculture to India's GDP remains still high. So basically यहाँ पर कहा गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन नेशनल इनकम है, उसके अंदर जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो पहले जो है 1950-51 के टाइम 56% था, लेकिन वो रिड्यूस होकर अब 13% रह गया है 2012-2013 में, बिकॉज यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उस टाइम पर इंडस्ट्रीज़ बनी थी एंड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, जिसके अंदर लोगों ने अपना काम शिफ्ट कर लिया था। वो लोग एग्रीकल्चर का काम छोड़ के इंडस्ट्रीज़ के काम में चले गए थे, बट स्टिल एग्रीकल्चर जो है वो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडिया की GDP में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सो यहाँ पर जो हाई पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की, वो हाई प्रपोर्शन में जो है वो वर्क कर रही है एग्रीकल्चर में। सो हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे, लेकिन जो ड्यूरिंग द पीरियड 2008-2011 एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 46% ऑफ द मेल वर्कर्स एंड 65% ऑफ द फीमेल वर्कर्स इन द कंट्री। सो यहाँ पर दिया गया है कि जो 2008 एंड 2011 का पीरियड था उसके अंदर एग्रीकल्चर ने लोगों को काम दिया था, एम्प्लॉयमेंट दी थी 46% मेल वर्कर्स को एंड जो 65% फीमेल वर्कर्स है उनको कंट्री में, एंड प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। सो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करने में इंडस्ट्रीज़ को। सो हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है गुड्स को आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। सो यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है टू वेरियस लैंडिंग इंडस्ट्रीज़ लाइक शुगर, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। सो इन तरह की चीज़ों को हम एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस करते हैं हमारी कंट्री में, और जो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है वो सारे एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं उनके रॉ मटेरियल्स के लिए। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है गांव के लोगों का। सो गांव के सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होते हैं, उनका काम वही होता है। सो यहाँ पर जब व्हेन द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंक्रीजेस इट क्रिएट्स एडिशनल डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। सो यहाँ पर जब इनकम इंक्रीज़ होती है, जब एग्रीकल्चर से इनकम अगर इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर लोगों की डिमांड जो है वो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए बढ़ जाती है, इस तरह से होता है, और इसकी वजह से जो है वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। सो यहाँ पर जब लोगों की इनकम इंक्रीज़ होने लगती है तो वो लोग डिमांड करने लगते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए डिमांड बढ़ने लगती है, जिसकी मदद से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। कैपिटल फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पुशिंग अप द रेट ऑफ कैपिटल एंड फॉर्मेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। सो बेसिकली जो कैपिटल की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, हर बिजनेस में कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो इंक्रीज़ करता है कैपिटल को।
फूड सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन। सो जो एग्रीकल्चर है उसका मेन सोर्स है लाइवलीहुड को प्रोवाइड करना, फूड सिक्योरिटी देना, यानी कि सारे लोगों तक खाना पहुँचे और सभी लोगों को सभी तरह की फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो। एंड जो मेनली जो मेजॉरिटी ऑफ लो इनकम पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास लो इनकम्स है, उन तक फूड को पहुंचाना एंड उनको लेस प्राइसेस पे पहुंचाना, ये मेन रोल होता है एग्रीकल्चर का। एंड ये बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, गरीबी को रिड्यूस करने में। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो एग्रीकल्चर जो है वो इंपॉर्टेंस प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। हम हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि टी, शुगर्स, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, इन सभी चीज़ों को ट्रेड करते हैं और फॉरेन को भेजते हैं, दूसरी कंट्रीज़ को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सो जो हमारा जो शेयर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का, टोटल एक्सपोर्ट्स में से वो कितना है कंट्री का यहाँ पर दिया गया है, 13% है। इन द ईयर 2012-2013 में हमने मेजर किया था, तो ये 13% है। एंड रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चर जो है डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का वो बहुत एसेंशियल है ताकि हम रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें हमारी कंट्री में। बिकॉज अगर हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर ही बहुत बुरा होगा तो हम कुछ भी सही से नहीं कर सकेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। सो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक डायनामिक फोर्स है और ये डेवलपमेंट में प्ले करता है रोल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नेशनल इकोनॉमी को डेवलप करने में भी इसका ही बड़ा हाथ रहा है। एंड जो सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड है उसके अंदर भी हमें एग्रीकल्चर के बारे में दिखाया जाता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर ने ही प्रोवाइड की है, और जो सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है इंडियंस के, उसके अंदर एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन इंडिया। सो इंडिया जैसी कंट्री में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, इंडस्ट्रीज़ उतनी अच्छी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, उसके अंदर कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड होती जा रही है। सो इंडिया जो है कुड नॉट अचीव द डिजायर्ड ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन स्पाइट ऑफ द अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, एंडोमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि हम जानते हैं हमारी इंडिया जैसी कंट्री में बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो काम करना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल है। एंड जो इंडस्ट्रीज़ में जो है फिर भी इतने सारे लोग होने के बाद भी एंड इतना ज़्यादा अबेंडेंट क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बाद भी लोगों के जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर अच्छी तरीके से ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रहा है। इंडस्ट्रीज़ में उतनी प्रोडक्टिवली आउटपुट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, जनरेट नहीं हो रहे हैं, और इसके कुछ मेन रीजंस हैं। इसीलिए हम कहते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड होती जा रही हैं। ब्रिटिश रूल पॉलिसी। सो जो हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे कंट्रोल करते थे और उन लोगों ने हमारे इंडिया से बहुत सारी चीज़ों को लिया था, ट्रेड किया था यहाँ से, और यहाँ से उन लोगों ने अपने फ़ायदों के लिए यहाँ पर वो लोग ट्रेड करते थे। उन लोगों ने यहाँ पर जो है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया कि सिर्फ उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, उनका फ़ायदा हो सके, उनकी जो कंट्री में है वो हमारे पास से प्रॉफिट उनके पास जा सके। सो ये जो ब्रिटिश रूल पॉलिसीज़ थी इसकी वजह से भी हमारी इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड हो चुकी हैं, और हमारे पास इन लोगों ने कोई भी तरह की इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश नहीं किया था। इन लोगों ने सिर्फ ट्रेड किया था ताकि वो उनका फ़ायदा हो सके। लैक ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। जो हमारी कंट्री है इंडिया, वहाँ पर लैक ऑफ मिनरल रिसोर्सेज है। जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं जैसे कि ऑयल एंड कोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, बहुत ज़रूरी मिनरल रिसोर्सेज है। लेकिन हमारी कंट्री में इनकी कमी है, इनकी क्वांटिटी उतनी अवेलेबल नहीं है, इसमें हम लैक करते हैं। लैक ऑफ कैपिटल। सो हम जानते हैं हमारी कंट्री में लैक ऑफ कैपिटल है। सो यहाँ पर दिया गया है कि ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर इंसान की लो पर कैपिटा इनकम है, सबसे कम इंडिया में लोगों की सैलरीज है, बहुत कम वेजेस लोगों को मिलते हैं हर इंसान को, तो इसकी वजह से लोग बहुत कम सेविंग्स कर पाते हैं, बिकॉज उनका सारा पैसा जो है वो उनके एक्सपेंसेस में ख़त्म हो जाता है, वो लोग सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास लो सेविंग्स है, और इसकी वजह से क्या है, लोगों की रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लो है। जब उनके पास सेविंग्स ही नहीं होंगी तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, एंड इसकी वजह से भी लैक ऑफ कैपिटल है इंडिया में, और ये बहुत बड़ा रीज़न है, ऑब्स्टैकल है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे इंडिया में लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, इसलिए वो लोग उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। सो हम जानते हैं कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और लोन्स एंड जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए, बट हमारे पास जो है वो लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर शॉर्टेज है क्रेडिट फैसिलिटीज़ का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो उतने अच्छे तरीके से लोन्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो हम जानते हैं फॉरेन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो फॉरेन टेक्निक्स होते हैं, फॉरेन मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से ग्रो करने के लिए, लेकिन हमारे पास लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्पोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यू टू लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो हमारी कंट्री में हम दूसरी कंट्रीज से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज हमारे पास जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है।
एंड लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट। सो हम जानते हैं हमारी कंट्री में लोगों को ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर लोग सिर्फ जो है मेमोराइजेशन पे ध्यान देते हैं, थ्योरीज पर ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सपर्ट्स है वो टेक्निकल नहीं है, उनको किस तरह से काम करना है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। सो देर इज़ अ लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन्स इन इंडिया एंड इट इज़ अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्रीज़। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो उतना अच्छा डेवलप्ड नहीं है हमारे इंडिया में। हम जानते हैं रोड्स एंड जो रेल है हमारे ट्रांसपोर्ट के वो बहुत उनकी कंडीशंस बहुत बुरी हैं। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो हम जानते हैं हमारी कंट्री में जो है इंडस्ट्रियल रिसर्च की बहुत ज़्यादा कमी है, इसकी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, और इसकी वजह से जो है वो इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है एंड रिड्यूस द डिमांड फॉर प्रोडक्शन होता है। यानी कि हमारी कंट्री में जो है लोगों के पास इंडस्ट्रियल रिसर्च करने के आइडियाज़ नहीं है, रिसर्च किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, उसमें लोग लैक कर जाते हैं और इसकी वजह से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो महंगी होती जा रही है एंड जो डिमांड है उस प्रोडक्शन के लिए वो भी रिड्यूस होती जा रही है। लोग उस प्रोडक्ट को उतना ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस। सो बेसिकली हमारी कंट्री में लैक ऑफ एनर्जी है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है फॉर इंडस्ट्रीज़, क्योंकि हम जानते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है जिसकी हमारे पास कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। इंक्रीज़ इन टैक्सेस। सो हम जानते हैं जो टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं, जैसे कि हम जब इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं कंट्रीज़ के बीच में गुड्स को, तब हमें टैक्सेस पे करने होते हैं। तो हमारी कंट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस है, हाई टैक्सेस है, हैवी टैक्सेस ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड हैवी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ डिस्करेज प्रोडक्शन। सो हम जानते हैं जब टैक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान फेस करना पड़ेगा, उनको लॉसेस होंगे बिकॉज उनकी डिमांड भी नहीं आ रही है और उनको जितना सेल करना है वो भी नहीं हो रहा है और उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है इसकी वजह से, जब उनको ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इसकी वजह से वो लोग जो है प्रोडक्शन को कम करते जा रहे हैं, डिस्करेज करते जा रहे हैं। लिमिटेड मार्केट। सो जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर जो है लिमिटेड नेचर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट है, इसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हो रहा है। सो हम जानते हैं मार्केट उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को लाकर सेल करते हैं, बाई करते हैं। सो जो ये इंडस्ट्रीज़ है इनके पास जो है लोग बहुत ज़्यादा इनके पास नहीं आ रहे हैं, लिमिटेड मार्केट हो गया है। जो कंट्री के डोमेस्टिक एंड जो इंटरनेशनल मार्केट है उन दो जगहों पर भी उनकी उतनी अच्छी डिमांड नहीं आ रही है, उनके लिमिटेड हो गए हैं मार्केट्स, इसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस होती हैं। डिफेक्टिव प्लानिंग। सो जब इंडस्ट्रीज़ के पास अच्छे प्लान्स नहीं होंगे, उनके पास अच्छे आइडियाज़ नहीं होंगे किस तरह से उनको प्लान्स को आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, डिफेक्टिव प्लानिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स ए मेजर कॉज फॉर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। सो जब इंडस्ट्रीज़ की प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, उनको क्या क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, उनको क्या कॉस्ट रखनी चाहिए, क्या सेल्स रखने चाहिए, टारगेट क्या रखने चाहिए, अगर वो लोग अच्छे से प्लान नहीं करेंगे तो वो लोग लॉसेस में जाएंगे और उन लोगों के पास अगर अच्छे आइडियाज़ नहीं होंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एंड ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस होता है। सो यहाँ तक हमने सारे 3 आंसर्स को कवर कर लिया है और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मैं अपने आने वाले नए वीडियोस में दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड आंसर्स है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991 है और जो दूसरे वाले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं एंड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से इंक्रीज़ करना चाहिए उनकी ग्रोथ को एंड उनके क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में, उसके वीडियोज़ भी मैं बनाने वाली हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप दूसरे वीडियोज़ को भी इस चैनल पे से चेकआउट कर सकते हैं।